पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में इन दिनों दो यात्राओं की सबसे अधिक चर्चा है। एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद अपनी विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की संघर्ष यात्रा संगठन में नई जान फूंकती तैयारी में चल रही है। अब यह केवल यात्राएं नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य की राजनीतिक विषाद भी है। आइए विस्तार में जानते हैं इसके पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या यह जो यात्रा ये केवल विकास की समीक्षा है, ये या 2030 के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल आपने सही कहा सृष्टि, क्योंकि ये तैयारी है अब अगले चुनाव की। देखिए, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार हर यात्रा का एक गहरा राजनीतिक संदेश होता है। आप समझिए, जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य हमेशा न्याय के साथ विकास रहा है। चुनाव में मिली जो जीत है, जनता का आदेश है कि सरकार अब अपने काम करे जो जो गिनवाए हैं। तो ये यात्रा प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव की संघर्ष यात्रा के जवाब में नीतीश कुमार ने अपनी विकास यात्रा उतारी है। विपक्ष के बेरोजगारी और महंगाई वाले एजेंडे को ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्य जैसे हर घर जल नल योजना, बिजली, सड़क से काउंटर करते इस यात्रा की असली मकसद है। ये यात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विपक्ष को सरकार की घेराबंदी करने का कोई मौका ही ना मिले। तो मतलब मुस्कान, अब मकर संक्रांति का समय ही क्यों चुना गया है इसके लिए, और क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय या फिर राजनीतिक शुभ संकेत है? देखिए, दोनों लोग, आप सोचिए, तेजस्वी यादव भी एक यात्रा लेके जा रहे हैं और नीतीश कुमार भी। और आपको भी पता है, कुछ अच्छा शुरू करना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चूड़ा दही खा के शुरू करेंगे। तो बस बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति मतलब दही चूड़ा का बड़ा महत्व है। 14 जनवरी को सूर्य उदयारण होते हैं और जिसे शुभ कार्य के लिए शुभ माना जाता है। नीतीश कुमार अक्सर इसी समय के आसपास अपनी बड़ी योजनाओं का यात्रा आगाज करते रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद यह समय हनीमून पीरियड होता है और यह समय जनता का उत्साह चरम पे है। मकर संक्रांति के बाद कड़ाके की ठंड कम होने लगती है और लोग बाहर निकलने में सहज होते हैं। तो तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने और उनके प्रस्तावित यात्रा के ठीक पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक सोची समझी रणनीति है। तो मतलब अब क्या यह जो विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सुशासन के दावों पर लगी भ्रष्टाचार की शिकायतों को भी दूर कर पाएंगे? देखिए, बिहार में अक्सर नल जल सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। नीतीश कुमार जब खुद जिले में जाते हैं तो अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। वे फाइलों की समीक्षा करते हैं, मौके पर लंबित कार्य को पूरा करने का निर्देश देते हैं। और राजद का आरोप है कि यात्रा केवल इवेंट मैनेजमेंट है। विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार नीचे के स्तर पर इतना गहरा है कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय सब कुछ चकाचक दिखा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात सच है, हर जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन बहस इस बात पर है कि क्या ये यात्रा वास्तविक सिस्टम रिफॉर्म लाएगी या केवल खाली दिखावटी के लिए है। तो मतलब क्या इस यात्रा से नीतीश कुमार अपनी सोशल इंजीनियरिंग, जो कि लवकुश और ईवीसी को मजबूत करने का? देखिए, चुनावी परिणाम ने साबित किया है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है अभी भी उनके साथ है, लवकुश, और इसीलिए बीजेपी भी पंगा नहीं लेती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और ये यात्रा में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद करेंगे जिन्होंने जिताया है। भाई, आपको भी पता है, बिहार में महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार के सबसे बड़े साइलेंट वोटर रहे हैं। यात्रा के दौरान इन वर्गों से सीधा जुड़ाव ये संदेश देगा कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। और तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना और 75% आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी यात्रा से इन ऐतिहासिक फैसले के जमीन पर उतारने का परिणाम पेश करेंगे ताकि उनके वोट बैंक में कोई सेंध न लगा सके। जी, तो मतलब क्या यह जो यात्रा है यह बिहार में एकल नेतृत्व की स्थापना की ओर एक कदम हो सकता है? देखिए, ये सबसे पेचीदा सवाल है और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार एक अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं और रखते भी है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका उनको अब निभाना भी है। भाई, नंबर भी अच्छा लाए हैं। ये यात्रा के जरिए नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में विकास का चेहरा आज भी वही है। गठबंधन में भले ही कितनी भी पार्टियां हो, बिहार की जनता का भरोसा सीधे मुख्यमंत्री पर जाता है। भी बनते हैं कि भाई हम वोट राजद को दे कि बीजेपी को दे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा उनके सहयोगी और विरोधियों दोनों के लिए एक संदेश है कि वे अभी तक थके नहीं हैं, ना ही किसी के पीछे चलने को तैयार है। वे फ्रंट फुट पर रह के बैटिंग करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है।
तो क्या नीतीश कुमार की ये जो यात्रा है यह 7 निश्चय 3 के एजेंडे को स्थापित करने की एक बड़ी कवायद है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार अब 7 निश्चय के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान देंगे। मतलब ये बेसिक है ना, बिजली, पानी, सड़क, घर, ये सब बेसिक चीज है। तो इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री केवल पुराने वादों की समीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि नए बिहार के लिए 7 निश्चय 3 का रोड मैप पेश करेंगे, जनता के पास दिखाएंगे कि भाई कृषि के लिए लाए हैं हम, बेहतर कानून के लिए लाए हैं, महिलाओं के लिए लाए हैं और व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, और जैसे विषय शामिल है इसमें। और विपक्ष का मानना है कि जो निश्चय योजना है केवल कागजों पर अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर पुरानी योजनाओं की जो काम है कहीं ना कहीं अधूरा दिखता है, तो नीतीश कुमार उस पर भी काम करने जा रहे हैं। अब बहस इस बात पर है कि क्या ये यात्रा नए वादों को जनता के गले उतार पाएगी या फिर लोग पुराने अधूरे कार्य पर सवाल उठाएंगे। ये यात्रा मुख्यमंत्री को सीधे जनता की फीडबैक देगी और उनकी प्राथमिकता में क्या बदलाव जरूरी है वो नीतीश कुमार देखेंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश कुमार की यह जो यात्रा है बिहार की राजनीति के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। एक तरफ सुशासन के दावों की परीक्षा होगी तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह संघर्ष की नई जमीन तैयार करेगी। अब 14 जनवरी के बाद बिहार की सड़कों पर केवल धूल नहीं उड़ेगी बल्कि दावों और वादों का एक बड़ा सियासी बवंडर भी उठेगा। तब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।